अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ ईद कुर्बान की आमद है, वहीं बजट की भी आमद है और यही एक चीज़ है जो आवाम को सबसे ज़्यादा कंसर्न करती है, क्योंकि एक सियासतदान का बेशक जितना मर्जी जारहाना बयानिया हो, नैरेटिव हो, रेटरिक हो, मगर वो सब आवाम को उस वक्त भूल जाता है अगर उसके पास दो वक्त की रोटी मैसर नहीं है या फिर उसको करने को नौकरी मैसर नहीं है, जिसकी मिसाल अभी हमें हिंदुस्तान में भी मिली है, जहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ रेटरिक जो मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से बनाया गया था, हमें नज़र आया कि उस पर आवाम ने इतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं किया और वोट बैंक बहुत ज़्यादा लूज़ किया, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी। खैर, अब बजट पाकिस्तान में आने वाला है, वफाकी बजट, और जो चीज़ अलार्म है वो ये है कि IMF की कंडीशंस के ऊपर FBR ने प्रपोज़ ये किया है कि GST जो कि इस वक्त 18% है उसको बढ़ाकर 19% कर दिया जाए। इसमें मसला ये है कि इसकी वजह से उन्हीं लोगों पर बोझ आ जाएगा जो कि ऑलरेडी बोझ तले दबे हुए हैं, वही आवाम जो कि इस वक्त चक्की में पिस रही है, महंगाई उसको बहुत ज़्यादा सता रही है। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है? इसका ऑल्टरनेटिव ये होना चाहिए था, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कई दफ़ा कह चुका है और IMF भी कई दफ़ा कह चुका है कि असल में रियल स्टेट, एग्रीकल्चर और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो रिटेलर्स और होलसेलर्स टैक्स का सिर्फ 4% पे करते हैं और 3.5 मिलियन में से सिर्फ 3 लाख ताजिर ऐसे हैं जो कि टैक्स देते हैं, यानी हम गैप बहुत ज़्यादा इसके अंदर एविडेंट है। अब हुकूमत कई दफ़ा कोशिश कर चुकी है मुख्तलिफ स्कीम्स लाकर ये करने की कि उन तमाम ताजिरों को, रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए, मगर बार बार फेल होता रहा है और हमने ये देखा कि जो पॉलिटिकल विल है और रिटेलर्स का सियासी दबाव है वो हमारे सियासतदानों पर ज़्यादा हावी आ जाता है, मगर आवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुसीबतें हैं, जो मजबूरियां हैं, जो तकालीफ हैं, उसका असर सियासतदानों पर होता उतना ज़्यादा नज़र नहीं आता और फिर डायरेक्ट टैक्सेस लगा के उन्हीं आवाम की जेबें टटोली जाती हैं जो कि ऑलरेडी खाली हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जाता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़िया साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, क्या ईद पर आवाम की कुर्बानी होने जा रही है? मैं इसका जवाब देता हूं आपको रामीन। सबसे पहले तो ये है कि चूँकि ये हमारा प्रोग्राम 92 का लाइव हो रहा है जी, और टॉस का सुना है कि थोड़ी सी बारिश की वजह से ताख़ीर है और पाकिस्तान का मैच है, यकीन कीजिए मेरे जैसे लोगों की तो ईद आज ही हो जाएगी अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से जीत जाएगा तो। सबसे पहली तो मैं आपको ये बात बताऊं। सही बात है। अब ये है कि ये अल्लाह करे कि ये मैच हम जीतें। पहले तो ये है कि मैच हो जाए और फिर हम इसको जीत भी जाएं। देखिए, ये जो आपने अवाम की कुर्बानी की बात की है ना, अब मुझे लगता ये है कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दे दी हैं कि हमारे पास ना सिर्फ ये कि कुर्बानी देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि कुर्बान करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अच्छा। और हुआ ये है कि सियासत और मईशत की बहसों में अवाम के मसाइल कहीं इधर उधर गुम हो गए। बजट आ रहा है, आपने जिस तरह बताया और सुना, ये है कि कुछ 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। क्या मतलब होगा? महंगाई और बढ़ेगी। मैं हैरान हूं कि गुंजाइश हमारे से कहां से निकलती है अवाम के पास। किस तरीके से लोग खा सकेंगे 2 वक्त का खाना, और वो जो 3 वक्त का खाते थे वो 2 पे आ गए, जो 2 पे थे वो 1 पे आ गए, और उसमें कहाँ जा रहे हैं हम लोग इस वक्त। जल्दी से आपको एक इस्लामी मुल्क की, जिसमें कि ईद आने वाली है, 4-5 फिगर्स बता रहा हूँ, और उसके लिए किसी केन्स का और मार्शल का होना जरूरी नहीं है कि आपको समझ आए कि सूरत हाल क्या है। देखिए, CPI जो है वो 242 है, कर्जा जो है GDP का तकरीबन 72% है। ठीक। ग्रॉस आपका जो कर्जा है वो $254 बिलियन है, और आपकी टोटल इकोनॉमी $350 बिलियन है, यानी $350 बिलियन की आपकी टोटल इकोनॉमी है, और आपका जो ग्रॉस कर्जा है वो $254 बिलियन का है। बजट से पहले 1.44 बिलियन तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप, ये मुल्क जो है ये इसके IMF के चुंगल में फंसा हुआ है, और 7 से 8 बिलियन का उस पे वो बहुत सारी तरले मिनतों में है। मुझे ये बताइएगा कि अगर दिसंबर तक डॉलर 295 का कह रहे हैं और 300 का हो जाएगा, तो कौन सी ईद छोटी और कौन सी ईद बड़ी? ये है पाकिस्तान, जिसकी सूरत हाल मैंने आपको बताई है। लेकिन ये इतना बुरा नहीं है। देखिए, मसलन अगर आप इन्फ्लेशन को देखते हैं ना, तो 25-26 से इस वक्त 11-12 पे आया है।
फिर हमने देखा कि स्मगलिंग की रोकथाम हुई, फिर हमने देखा कि डॉलर की रफ्तार को रोक दिया गया। कुछ हमने इकदामात लिए, खासतौर पे जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट थी ना, उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे इकदामात लिए गए जिससे कि इकोनॉमी की बहाली की तरफ हुआ। अब ये है कि इस बजट में आप कितना निचोड़ लेंगे अवाम को, और आप कितना यानी कर लेंगे। और फिर ये है, हमारी तो ये है, वो जिस तरह आपने अभी बोला ना, हमारे प्रोफेसर साहब भी ये कहा करते थे कि इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स चिल्ड्रन। अच्छा, तो वो हम लोगों के पास तो और कोई काम ही नहीं करने को, सवाए इसके कि हम जो है वो बच्चों पे बच्चे पैदा करते जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। इन हालात में अगर आप ईद की नमाज पढ़ के वापस आते हैं, इन हालात में ईद आती है, बजट आ चुका है, और कुर्बानी देने के एक सर्वे के मुताबिक, बाय द वे रामीन जी, जो पिछले 5 वर्षों का उन्होंने किया कि वो लोग जो कुर्बानी देते थे उनमें तकरीबन 20 से 25% कमी वाकया हुई है। इसका क्या मतलब है कि दिन ब दिन जो है वो लोगों की इस्तेताअत जो है, बिसात जो है वो कम होती जा रही है, बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है, और उसमें खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, दवाइयां और वो जो स्कूल की फीसें हैं वो तो बात की बात है, सीधा सीधा सा खाने का। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश ये है कि क्यों नहीं आप IMF की वो 2 शराइत जो बुनियादी हैं वो मान लेते, जिसमें सबसे पहले ये है कि अमीरों से टैक्स लें ना अमीरों से टैक्स। नंबर 2 पे ये है कि ये सब्सिडीज जो आप देते रहते हैं इसको बंद कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इसी से ही काफी बेहतरी आएगी। इस वक्त की आखिरी बात जी, देखिए, अवाम को आपने सियासत और मईशत की बहसों में फंसाया हुआ है और अवाम के मसाइल दाएं बाएं हो चुके हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम के मसाइल की तरफ देखे, बजाय इसके कि सियासत और मईशत के वो करते रहे ना आप, लेकिन थोड़ा सा अवाम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। राव खालिद साहब, मैं रिपोर्ट पढ़ी थी एक, उसमें ये पता चला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हैविली डिपेंडेंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, और 55% जो टैक्स रेवेन्यू है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स को एक लो हैंगिंग फ्रूट समझा जाता है, जिस पर जब हुकूमत को और कोई चारा नज़र नहीं आता तो वो लो हैंगिंग फ्रूट उतारती है और खा लेती है और अपना रेवेन्यू बढ़ा लेती है। कब तक गुजारा होगा इस लो हैंगिंग फ्रूट पर? देखिए, मुझे तो कोई अभी तक तो कोई ऐसा विजन या कोई स्टेप, कोई ऐसे इक़दामात नज़र नहीं आ रहे जिससे हम ये तसव्वुर कर सकें या अंदाज़ा लगा सकें कि शायद इस दफ़ा कुछ नया होने जा रहा है, या गवर्नमेंट ने कोई बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, थिंक टैंक बैठे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई नई शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है। दुनिया भर के तजर्बात आपके सामने, हमारे जैसे मुल्क हैं जो गुजरे हैं, इन मराहिल से गुजरे हैं, इन सारी चीज़ों से गुजरे हैं, इंडिया भी गुजरा है, इन चीज़ों से किस तरह से उन्होंने अपने आप को ठीक किया है, किस तरह अपनी इकॉनमी को बेहतर किया है, और किस तरह से अपने लोगों को सहूलतें और आसानियाँ पैदा की हैं उनके लिए। मुझे तो यही लग रहा है कि अभी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, क्योंकि वो दे रहा है, उसको मजीद में छोड़ो, और नए लोगों के लिए वो यानी कोई सोचने की बात ही नहीं हो रही। आपको जो भी IMF ने कहा है, वो कहे ना कहे, उसका तो कोई मसला नहीं है, उसके पैसे हैं, चंद अरब डॉलर हैं, वो डूब जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तो पूरा मुल्क डूब जाएगा अगर हम अपना बारे में खुद नहीं सोचेंगे तो। और जिस नहज पे हम ले आए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की बात मैं पिछले 30-40 साल से सुन रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म करके डायरेक्ट टैक्स किए जाएंगे, यही लीडर, यही हुकूमतें बार बार आती रहीं, जाती रहीं, और इनसे हम ये सारी बातें सुनते रहे। वही वज़ीर ख़जाना रिपीट होते रहे, बाहर से इम्पोर्ट होते थे, कई लोकल होते थे वो, तो वही बातें हम सारी चीज़ें सुन रहे हैं। ठीक है। अब IMF की बजट की जो पेश करना है वो तो एक फॉर्मल रस्मी कार्रवाई होती है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अब IMF का पैकेज आप लेंगे बजट के बाद तो आपको नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सी चेंजेस आ जाएंगी IMF जब अपनी कंडीशनैलिटीज़ रखेगा। जैसे 18% GST की आपने बात की, इनकम टैक्स का वो कह रहे हैं जो 4-4.5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है 45% उसके ऊपर लगाएं। तो अफराते ज़र में कमी हुई है, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको जब आप फैक्टर इन करते हैं, बिजली गैस की कीमतों को आप फैक्टर इन करते हैं, लोगों की डॉलर की प्राइस को फैक्टर इन करते हैं, आप परचेजिंग पावर जो है और उसको करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ नजर नहीं आता। ठीक है। कोई ब्रीदिंग स्पेस भी इवन नहीं नजर, यानी अभी भी आपको ज़ाहिर उम्मीद नजर नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, आवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। क़ता कलामी की माजरत, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक ले
वेलकम बैक जी। T20 वर्ल्ड कप में आज हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत हैं, आज मुद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान वैसे तो अपना पहला मैच अमेरिका से हार चुका है और इस शिकस्त का ट्रॉमा वैसे अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम दरगुजर करने वाली पॉजिटिव और जिंदा दिल कौम है। तो आज के मैच को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। अपडेट वैसे आज के मैच को लेकर ये कि बारिश की वजह से टॉस थोड़ा डिले हो गया, तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं, ज़ाहिर दुआएं भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होता है, हारे जीते जो भी, लेकिन एक एंटरटेनमेंट होती है, एक खुशी होती है जो आवाम को मिलती है मैच देखकर। पाकिस्तानी टीम में आज एक अहम तब्दीली की गई है, वो है आज़म खान को बिठा दिया गया है और उनकी जगह इमाद वसीम आज खेलेंगे। और फिर दिखने में वैसे एक मुनासिब स्ट्रैटेजी है, लेकिन भारत के खिलाफ जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, क्या टीम उससे निकलकर अच्छा खेल पेश कर पाएगी? नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है आज का मैच? एक तो ज़ाहिर है हम आपने भी बात की थी पहले सेगमेंट में कि दुआ है कि शुरू हो जाए, लेकिन जो आज की स्ट्रैटेजी बनाई गई है, खुसूसी तौर पे आज़म खान बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना रहे हैं, परफॉर्मेंस दे नहीं रहे थे मगर मुसलसल टीम में जगह बनाई हुई थी, ये अब आपको ठीक लग रही है स्ट्रैटेजी, उनको हटा दिया गया? सबसे पहले तो रामीन ये देखते हैं कि जो नॉर्मली पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला होता है क्रिकेट में किसी भी जगह पे, वो वाला माहौल इस वक्त नहीं है, क्योंकि हमारी टीम इस वक्त ज़रा थोड़ा बैक फुट पे है। वो क्यों? मुझे याद है ये जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और उसमें पहला ही मैच होता है और पाकिस्तान जो है वो हार जाता है इंडिया से, और उसके बाद फिर फाइनल में और मुझे वो यानी बुमराह का मुझे वो भी याद है, वो जो उसने एक नो बॉल करा दिया और उसके बाद फ़खर ने सेंचुरी की। जी। वो वाले हालात इस वक्त नहीं है। अच्छा। वो क्यों नहीं है? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये है कि ये जो हम यूएसए से मैच हारे हैं ना, तो हर टीम का क्रिकेट में ये होता है कि उसका एक मोमेंटम बनता है। यू नीड टू विन अ बिग मैच, एटलीस्ट वन मैच इन द ग्रुप स्टेज। अब हुआ ये कि यूएसए से आप जो है वो आपका पहला मैच होता है और आप हार जाते हैं, और यूएसए की एक नवारद टीम है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद उनकी अपनी पिचेज और होम ग्राउंड की वजह से। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब क्रिकेट का मैच होता है, और किसी ज़माने में जब हॉकी का भी हुआ करता था, तो उसमें ना सिर्फ ये कि स्पोर्ट्समैन आमने सामने होते हैं, बल्कि मैं ये देखता हूँ और हमने देखा, बरसों से देखते आ रहे हैं कि इसमें दो कौमें एक दूसरे के सामने होती हैं, और उसमें इज्जत बेइज्जती का मसाइल बहुत सारे आ जाते हैं कि भाई आपने, वो जिस तरह कहते हैं ना किसी भी टूर्नामेंट में कि सबसे हार जाएं, इंडिया से नहीं हारना। और यही चीज न्यू दिल्ली में भी होती है, मुंबई में भी यही होती है कि सबसे हार जाना, पाकिस्तान से ना हारना। अब यह है कि इस वक्त की सूरत हाल जो हमारी बॉलिंग अटैक है, जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, जिसमें हारिस है, आपका शाहीन है, आपका ये जो है, ये क्या लड़का है नया, नसीम शाह है। अच्छा, ये लोग पूरी फॉर्म में नहीं है किसी वजह से, मुझे लगता है जिस तरह नसीम शाह का है वो इंजरी से वापस आया है। ये जो आपका हारिस रऊफ है, इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे, इसके कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल रहे, फिर शाहीन भी इंजरी से वापस आया, फिर उसके बाद हमारे पास आमिर है, और उसका भी है कि 4 साल बाद, यानी 3-4 साल बाद आपकी एंट्री हो रही है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब आपके पास जो स्पिनर है, जो आपका जो आपका स्पिन अटैक है, उसमें किसी वजह से शादाब नहीं चल रहा, और अब इन्होंने अबरार को इस मैच में भी अगर नहीं रखा तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो अबरार को वो किस शोकेस में रखने के लिए वहां पे गए हुए हैं। आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जा सकते थे, अबरार को रखना बनता था। लेकिन खुशी की बात यह है जो आपने बताई है कि एक तो ये है कि वो आज़म खान साहब जो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने पिछले 2 मैचों में वो कारकर्दगी की है जो मैं और राव साहब कर सकते हैं। 0 पे आउट हुए ना, यानी इससे ज्यादा तो आपका बुरा हो नहीं सकता। और उस वजह से जो मोराल आपका डाउन होता है, आपका मोराल डाउन होता है, पूरी टीम का मोराल डाउन होता है। दूसरा, मैं डिसअपॉइंट हुआ इफ्तिखार से। देखिए, उसके बारे में हमने सुना जी कि उसने वहाब रियाज को 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, तो जब सुपर ओवर होता है तो आपसे एक भी नहीं लगता, तो फिर किस चीज का? और फिर उन्होंने वो जो कैच को देखते, वो देखा भी नहीं उन्होंने कि वो स्लिप में खड़े हुए और कैच गुजर गया, तो डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान और भारत का मैच है, बाद फिर टॉस आने वाला है, तो दुआ करते हैं कि ब्रेक पर जाना होगा। मैं साकिब का जरा कमेंट लेना चाह रही हूँ। साकिब, जो प्रिपरेशंस की गई, जिस तरह से हमने देखा, बहुत ज्यादा दौड़ें भी लगवाई, फिटनेस टेस्ट हुए, फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए कोशिशें की गई, फिर हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप से पहले 14 मैचेस खेले पाकिस्तान में से सिर्फ 5 जीते, तो प्रॉब्लम तो नजर आ रही थी। आपको प्रॉब्लम नजर क्या आ रही है इस वक्त टीम में?
टीम में एक तो प्रॉब्लम आप पिछले तकरीबन 6-7 माह में देखें कि मैनेजमेंट में बहुत बड़ी पैमाने पर तब्दीलियां होती रही हैं, वो भी एक फैक्टर था। फिर कप्तान की तब्दीली, वो भी फैक्टर था। वो जो ट्रेनिंग हुई वहाँ पे ठीक है, फिटनेस की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी थी। हाँ। लेकिन हमने देखा कि पहला मैच ही जो अमेरिका से जो वो हारे हैं, तो अमेरिका ऐसी टीम है जो वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई क्वालिफाइंग राउंड, क्योंकि अमेरिका में टूर्नामेंट हो रहा है तो उस वजह से वहाँ की टीम का होना ज़रूरी होता है। क्वालिफाइंग राउंड भी नहीं था, फर्स्ट टाइम वो आए थे, इसके बावजूद ये हार गए। तो वो एक अब आज पाक भारत जो टॉकरा है, इसमें एक तो वो एक नफसियाती प्रेशर खिलाड़ियों पे होगा। फिर ये भी बताते हैं जरा कि पिछले मैच हारने के बाद जो है वो एक तो प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर भी था, वहां उन्होंने प्रेशर लिया भी, काफी परेशान थे जो खिलाड़ी थे। अब देखना ये है, ट्रोलिंग तो डेफिनेटली आजम खान पे बहुत जो वीडियो जो है वो बनी है, लेकिन बहरहाल अब मेरा ये ख्याल है कि उस मैच को ज़हन से निकाल के फ्रेश होके जो है वो पूरी ताकत के साथ आज जो है वो खेलना चाहिए टीम को, और टीम बन के जो है वो खेलें। तो कोई बात नहीं है कि वो जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में अगर माजी में भी देखा जाए छोटी टीमों से हारते रहे हैं, फिर बड़ी टीमों से जीतते भी रहे हैं, वापस टूर्नामेंट में भी आते रहे हैं, कोई इससे जो है फर्क नहीं पड़ता। अगर जी डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। अच्छा राव खालिद साहब, आप भी ज़रा इस पे कमेंट कर दीजिए। एक तो ये कि ज़ाहिर है आज़म खान के ऊपर बात हो रही थी, एक तो आज़म खान चले ठीक है, इस पे भी आप कमेंट कर दीजिए। दूसरा ये कि मुख्तलिफ मैं रिमार्क्स देख रही हूँ, अब क्रिकेटर्स के भी देख रही थी एनालिसिस, ज़्यादातर इशारा वो ये कर रहे हैं कि भाई आप अपने लिए क्रिकेट ना खेलें, आप टीम के लिए क्रिकेट खेलें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से हट के आप टीम की भी बात करें। तो ये बाबर आजम को आप समझते हैं कि टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और क्या ये ठीक बात की जा रही है कि अपनी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान है? देखिए, जो भी इस किस्म के लोग कमेंट कर रहे हैं उनके अपने भी इंटरेस्ट हैं। हमारे यहाँ तो जो टीम सिलेक्शन है, आज की बात नहीं मैं कर रहा, हमेशा से होती है वो कोटा बेसिस के ऊपर। हाँ। इस रीजन से इतने लेने हैं, इस रीजन से इतने लेने, कराची से इतने लेने, लाहौर से इतने लेने, तो इस टाइप का हमारे ज़्यादातर ये सिलसिला रहा है। तो उसको तनकीद भी उसी वजह से होती है। ज़्यादातर मैंने देखा 90% जो है ना वो टेक्निकल इशूज़ या बाकी चीज़ें पे वेलकम बैक जी। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर यह है कि बारिश रुक गई है और टॉस हो चुका है, और पाकिस्तान ये टॉस जीत चुका है और जीतकर बॉलिंग का फैसला कर चुका है। राव खालिद साहब, यही कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो उसको बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यूएसए की जो पिचेस हैं वो बॉलिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। अब ज़ाहिर है पेसर अटैक हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो ड्रॉप इन विकेट्स हैं ये हमें फ़ायदा दे पाएगी, हमारा जो पेस अटैक है उसको एडवांटेज होगा इस वक्त? देखिए, पहला फैसला तो बिल्कुल ठीक किया है हमने, और अल्लाह का शुक्र है कि सही फैसला किया है। वो लंदन वाला फैसला नहीं करे जो वसीम अकरम ने किया था। बारिश हुई थी, विकेट, और लंदन में तो वैसे ही बॉल बड़ी स्विंग होती है। हाँ। उन्होंने पहले बैटिंग करी और 123 में पूरी टीम आउट होगी, तो वो वाला नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था वो मैच। तो ये पहला फैसला तो बिल्कुल ठीक है। ड्रॉप इन पिचेस की जहाँ तक बात है, अब तो दुनिया में कॉमन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी यूज होती है, बाकी जगह भी यूज होती है। यहाँ पे ये नई आई है पिचेस, इनका तजर्बा उस तरह से नहीं है, इस्तेमाल नहीं हुई, इसलिए न्यूयॉर्क की पिचेस पे खास तौर पे बड़ा लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। आप जब उनको देखते हैं, कल जिस तरह साउथ अफ्रीका फंस गया था कनाडा के खिलाफ, और इस तरह से सिचुएशन वहाँ पे है। दूसरा एक ये तो फैक्टर है ही है, उसके बाद यानी डबल बाउंस है। हाँ। बॉल नीचे रह जाती है, एकदम से ऊपर आ जाती है और मूव भी हो रही है। उसके बाद ओवरकास्ट जो है उसमें मजीद बॉलिंग कंडीशंस जो है ना वो फेवरेबल हो जाएंगी बॉलर्स के लिए, और बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा सही फैसला इनका पहले उसको करने का, उसके असरात ज़ाहिर होंगे। अब मैं चेंज पे बात कर लेता हूँ। जो एक चेंज की है, ये पहले हमारी यही टीम खेल रही थी, लेकिन उसमें फास्ट बॉलर ऐड हुआ था जब अमाद वसीम अनफिट हुए थे। हाँ। अब अमाद वसीम वापस आए हैं तो हमने फास्ट बॉलर के बजाय आजम खान को ड्रॉप किया है। इसका मतलब आपने जो पावर हिटर जो मिडल में आपके होते हैं वो आपने एक कम कर दिया है, और ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि अमाद वसीम बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरे स्पिनर हमारे पास है शादाब, वो भी पावर हिटर के तौर पे खेलते हैं और पिछले मैच बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी।
लेकिन मसला ये कि अब ये खिलाड़ी एक स्किल या 2 स्किल के साथ नहीं, अब 360 टाइप खिलाड़ी आ गए। आप 10वें नंबर पे भी खेल रहे हैं, बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग भी अच्छी करनी है, आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी है। अगर तीनों शोबों में आप परफेक्ट नहीं है और आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, आपके पास एक कैच गुजर रहा है, आप उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको रीथिंक करना चाहिए अपने कैरियर के बारे में कि आपने कौन सी गेम खेलनी है। तो वो हर वक्त, और ये नहीं होता ग्राउंड में कि आप कहें कि चलो जी बॉल उधर जा रही है तो मैं सो जाऊं, ये इस तरह से होता नहीं है। अब बॉल किसी कोने में जाए, हर खिलाड़ी की नजर होती है वहां पे, बॉल के ऊपर नजर होती है कि हाँ जी, बॉल पे नजर होती है और बैकअप, फॉलो अप, हर चीज देख रहे होते हैं, एक दूसरे बता रहे होते हैं। फिर बैट्समैन को देख के जो 1-2 सियाने आपके प्लेयर हर टीम में होते हैं जो ये बताते हैं कि यार ये बंदा जो है ना इस बॉल पे थोड़ा सा फंस रहा है या यहाँ से कर सकता है। आप थोड़ा सा हिंट भी करते हैं कप्तान को या बॉलर को कि यार इस बॉल पे ज़रा ये देखो, ये ज़रा थोड़ा कर रहा है, या ट्रेडिशनली इस बॉल पे फंस जाता है। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें एक कन्वर्सेशन हो रही होती है, चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। पिछला मैच जाहिर है वो तो गुजर गया, अब आज का मैच है और आज के दिन के हवाले से, आज की कारकर्दगी के हवाले से परखा जाएगा किस तरह से आप खेलते हैं। और हमारी टीम में कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से, दे आर परफेक्ट। कमी अगर है तो हमारा एक आध बॉलर के अलावा बाकी बॉलर एक जगह पे 6 बॉल नहीं कर सकता। उसको आप कहना कि इस जगह पे 6 बॉल करने हैं तो वो बिल्कुल 1 या 2 कर लेगा, बाकी 4 पता नहीं कहाँ जाते हैं, उसको भी नहीं पता होता किधर जा रहे हैं। और नसीम शाह है जो एक्यूरेसी है, जिसमें उसका नजम साकिब साहब ने पहले जिक्र किया कि उसकी एक्यूरेसी है, लेकिन वो इंजरी से वापस आया है। ठीक है, एक एंड पे अगर वो कर भी रहा है, दूसरे एंड पे अगर सपोर्ट नहीं मिल रही और कैच को पकड़ नहीं रहा, तो वो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। आप इस विकेट पे आखिरी बात मैं कर दूं, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा स्कोर अगर आपने दे दिया, 150 तक चला गया, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसको डिफेंड करना, वो उसको स्कोर चेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये जितनी जल्दी हम प्रेशर डाल के कंट्रोल कर सके। फिर ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट में ये होता है, डकवर्थ लुईस मेथड आता है, इसलिए आपको अगर वो 80 भी कर जाते हैं तो आपको जो मिलेगी एवरेज जो मिलेगी वो 10-11 के करीब जाके मिलेगी, अगर 5-7 ओवर बीच में से माइनस हो जाते हैं। तो ये भी ज़हन में रखने की जरूरत है कि आप कोशिश करें कि कम से कम स्कोर पे रोकने की कोशिश करें। बारिश का भी बताया जा रहा है, बारिश दोबारा शुरू हो गई है, बारिश दोबारा शुरू हो गई है। चलें जी, ये तो बुरी खबर है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि बारिश दोबारा शुरू हो गई है तो जी। अच्छा साकिब, ये बारिश तो हो गई शुरू, लेकिन ज़ाहिर है अभी राव खालिद साहब ने ये जुमला बोला कि पिछला मैच जो हो गया वो हो गया, भूल जाएं उसे अब। लेकिन बात ये है कि उस मैच से अगर आपसे मैं पूछूं कि उस मैच में जो हुआ उनमें से सबक क्या सीखने की ज़रूरत है, और क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है जो कि उस वक्त फेल हो गई मगर अब स्ट्रैटेजी बदल के गेम बदलनी ज़रूरी है? एक तो मेरा ख्याल है प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जो प्रेशर में अगर आप खेलेंगे और भारत के ख़िलाफ़ वैसे ही जो वो उमूमी तौर पर भी जो हमारी टीम है वो ऐसे लगता है प्रेशर में होती है। माजी में कुछ ऐसे मैचेस भी हुए जहाँ पे एक अच्छी पोजीशन ली, शुरू में अच्छा खेले, लेकिन बाद में प्रेशर में आकर जो है वो मैच हम हारे हैं। अब पहले बॉलिंग में जा रहे हैं हम, तो जो बॉलर्स हैं उनको शुरू के ओवर्स में ही कोई ऐसा जादू जो है वो चलाना पड़ेगा ताकि शुरू में ही कोई ऐसी अटैकिंग पोजीशन लें, विकेट्स जो है वो शुरू 1-2 ओवर्स में ही अगर लेंगे तो उसका फायदा भी होगा। और फिर जो बारिश की कंडीशन है कि वहाँ पे बादल अभी भी मौजूद हैं, बॉलर्स की जिस तरह की कारकर्दगी थी, ठीक है, रन रोके तभी ड्रॉ हुआ और फिर हम गए सुपर ओवर तक, मगर जिस तरह से हमने देखा कि हारिस रऊफ को आखिरी ओवर दिया, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट उनको समझा जाता है, मगर वो नहीं उस तरह कामयाब हो सके, बल्कि उन्होंने रन्स दे दिए थे जिसके बाद ड्रॉ हो गया मैच। फिर सुपर ओवर में चले जाएं तो मोहम्मद आमिर को भेजा गया कि जी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त हमारा खिलाड़ी है, लेकिन आमिर साहब ने क्या किया, एक्स्ट्रा रन्स इतने ज़्यादा दे दिए। तो अभी इस वक्त आपको क्या लगता है कि मोस्ट ट्रस्टिंग बॉलर किस पर हम डिपेंड कर सकते हैं, इस वक्त किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? वो तो डेफिनेटली वो शहीन शाह अफरीदी भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं। मोहम्मद आमिर जो है वो पिछले मैच में जो सेकंड लास्ट ओवर था, बाद में सुपर ओवर में आप गए तो उसमें 5 रन उन्होंने दिए थे। बाद में फिर हारिस रऊफ आए तो वो जो है वो नहीं उसको कवर कर सके, लेकिन बाद में फिर आमिर जो है वो उन्होंने एक्स्ट्रा रन जो है वो दे दिए। तो ये सिचुएशन बदलती रहती है, लेकिन मेरा ख्याल है शहीन शाह अफरीदी जो है वो उन पर बिल्कुल जो है वो ट्रस्ट भी किया जा सकता है। और वही मैं बात कर रहा हूँ कि शुरू के ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि शुरू में
हैं, जो प्रेशर अगर बिल्ड कर लें, क्योंकि बारिश की अगर कंडीशन है वहां बादल अभी भी बताया जा रहा है मौजूद है, तो हो सकता है बारिश जो है वो वक्फे से हो और मैच भी वक्फे से हो, तो उस सिचुएशन को भी जेर में रख कर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए टीम को। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त बॉलिंग अटैक में एक तो हमारे पास बेहतरीन ऑप्शंस क्या हैं और क्या हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? विराट कोहली आप समझते हैं कि हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है? रोहित शर्मा का मैं एक इंटरव्यू पढ़ी थी, उसमें वो कह रहे थे कि जी हम तो 8 प्लेयर्स तक हमारी बैटिंग लाइनअप है और हम तो बहुत एग्रेसिवली खेलने वाले हैं, उन्होंने ये कह दी है बात। देखिए, रोहित और कोहली जो हैं, इनमें से अगर एक भी कोई 13वें 14वें ओवर तक जाता है तो मैच आपके हाथ से निकलेगा। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा चैंपियंस ट्रॉफी की कि अगर आप शुरू में दो तीन विकेटें जो ली थी मोहम्मद आमिर ने ही ली थी, लेकिन वो वाला मोहम्मद आमिर और था, ये वाला मोहम्मद आमिर और है। असल चीज़ इस वक्त ये है कि अगर आपका ये बारिश की वजह से महदूद होते हैं ओवर्स, तो मेरी अपनी ज़ाती राय में ये है कि ये पाकिस्तान के हक में जाएगा। अच्छा। अगर फर्ज करें 4-5 ओवर जो है वो कम हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के हक में जाएगा। दूसरी बात ये है कि आज का मैच वैसे तो हर प्लेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में इफ्तिखार के लिए और रिजवान के लिए ये दोनों प्लेयर्स अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके ठीक तरह से पिछले 2-3 मैचेस में। ये इनके लिए बड़ा मैच है, ना सिर्फ इस लिहाज से कि पाकिस्तान इंडिया का है, इन्होंने अपना आप भी बताना है। और रिजवान को मेरी ख्वाहिश होगी कि रिजवान वो वाला रिजवान सामने आए जब वो जो आपको याद है T20 का एक मैच की जिसमें 10 विकेटों से हिंदुस्तान को शिकस्त दी गई थी और एक भी यानी ना बाबर आउट हुआ ना ये आउट हुआ। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि गली मोहल्ले की जो सियासत होती है ना, और गली मोहल्ले की जो गेम है, जो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है, उसमें से हमारा माइंडसेट निकालना पड़ेगा हमें एज ए टीम खेलना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा। और वो सपोर्ट जो है वो आपको ऑफ द फील्ड तो शायद यानी आ जाती है नजर, ऑन द फील्ड जो है वो बड़ा जरूरी है। फिर एक और बात है कि पिछले मैच को अगर आप देखें, आपने देखा ना क्या सबक सीखा। जी भाई, अगर आपका कोच गैरी कर्स्टन कह रहा है कि मिड ऑफ को डीप करें, तो डीप करो ना यार, और वहीं पे ही चौका लग गया आपको। तो उसमें यह है कि आप जरा बाहर भी देख लें, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इशारे कर रहे हैं, उनकी तरफ भी देखें। बाबर आजम के लिए ये इम्तिहान इसलिए है कि उनसे एक शिकायत है या उन पे एक इल्ज़ाम है कि उनके होते हुए कोई बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने नहीं जीता, कोई बड़ी उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की। इंडिविजुअली तो वो विराट कोहली और वो जो है वो बराबर जा रहे हैं T20 में, लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ा मैच जो है वो जितवाना या बड़ा कोई टूर्नामेंट, जिस तरह मसलन सरफराज ने आपको चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जितवाई, यूनुस खान ने आपको जो है वो T20 वर्ल्ड कप जितवाया, खान ने आपको जो है वो 92 का जो है वो यानी वनडे का जो वर्ल्ड कप जिलाया। तो रिजवान ने क्या किया अभी तक? अब ये है कि ये सारे अगर फैक्टर्स मैं देखूं तो सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश करूंगा, बैटिंग आपकी जैसी भी है, बॉलिंग आपकी जैसी भी है, खुदा के लिए कैच ना छोड़िएगा कोई। खुदा के लिए अगर आपको स्लिप की तरफ कैच आता है तो जरा छलांग लगाइए, और यदि बाउंड्री पे आप यानी गेंद रोकते हैं तो जरा उसको करें। और उसके साथ साथ ये है वो ट्रेनिंग में तो लगा रहे थे छलांगे, अगर तो 20 ओवरों का मैच होता है, ट्रेनिंग से जब बाहर आते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिकल में जाते हैं तो छलांगे लगाना वो भूल जाते हैं। देखें, हमारे यहाँ ये होता है ना कि हमारी ख़वातीन जो हैं, ये जो हमारी बच्चियाँ लड़कियाँ जूडो कराटे सीखती हैं ना, तो ब्लैक बेल्ट इनको मिल जाती है, जी मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। लेकिन जब अनारकली में लड़ाई होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो पर्स मार के ही जाती है, वो उधर रह जाती है आपकी पूरी जूडो कराटे जो है ना, वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसी तरह से आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपकी वो वहीं पर रह जाती है। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि काकूल में आपकी ट्रेनिंग होती है और आजम खान साहब को हमने देखा ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन ना उनकी कुछ शक्ल शबाहत में फर्क पड़ा, ना ही उनके कदोकामत में फर्क पड़ा, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क बुरा पड़ा। तो ये तो बाद भी देखेंगे इसको कि क्या है। हाँ, इस वक्त की आखिरी बात, अगर तो 20 ओवर का मैच ये पूरा होता है, और अल्लाह करे कि ये 20 ओवरों का ही हो, तो इंडिया चूंकि बैटिंग कर रहा है तो 140 से 150 तक मेरे पूरी अपनी टीम का हिसाब किताब देखते हुए
टारगेट जो है वो 140 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चले 155 160 भी कर लेते, लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो हमारे लिए प्रेशर बहुत होगा। और अल्लाह करे कि फ़खर ज़मान को 2017 का वो चैंपियंस ट्रॉफी याद हो और वो उसी तरह से खेले और पाकिस्तान को जीत मिले। बिल्कुल, जो फ़खर ज़मान को यूज़ भी ठीक तरीके से करना चाहिए ना। सुपर ओवर में राव खालिद साहब हमने देखा कि फ़खर ज़मान को स्ट्राइक ही नहीं दी, हिटर के तौर पे बुलाया, लेकिन इफ्तिखार साहब खड़े हुए थे, कर वो कुछ पाए नहीं। अच्छा, ये जो लॉबिंग की बात की अभी नजमुल साकिब साहब ने, गली मोहल्लों की क्रिकेट की सियासत और ये ग्रुपिंग की बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, लॉबिंग की बातें हो रही हैं। बाबर आजम के ख़िलाफ़ एक ग्रुप बना हुआ है, उनके हक़ में ग्रुप बना हुआ है, वो नज़र भी आ रहा है, एविडेंट है, फील्ड में भी नज़र आ रही होती हैं सारी चीज़ें। ये क्यों इसकी वजह आप क्या समझते हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए क्या मैनेजमेंट को कुछ करना पड़ेगा, क्या सोल्यूशन है इसका? बहुत अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में आज की बात की नहीं है। हम कहें कि इस दौर में ऐसा हो गया या फलां दौर में नहीं था, ये हमेशा से ही रहा है। जब इमरान खान ने माजिद खान को टीम से बाहर किया था तो उसने कहा जा रहा वो ख़ानदानी मसाइल थे तो उस वजह से उन्होंने निकाल दिया उसको। हालांकि माजिद खान साहब परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उस वक्त भी इसी किस्म के इल्ज़ाम लगे। उसके बाद कप्तानी के झगड़े मुख्तलिफ अदवार में रहे। इमरान खान साहब अपनी पसंद पे शफीक पापा एक होते थे और मंसूर अख्तर, दो बेहतरीन ओपनर थे हमारे। शफीक पापा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मंसूर अख्तर की भी डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी थी। शफीक पापा को चांस एक आध मिला, मंसूर अख्तर को इमरान खान साहब ने को मेरे ख्याल 20-22 मैच खिला दिए लेकिन नहीं चले वो। तो उसका नुकसान क्या होता है कि आप इस तरह से अगर खिलाते चले जाते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहा बंदा, तो जो अच्छा प्लेयर उसकी जो ले सकता है जगह, वो भी उसका भी टाइम फिर गुजर जाता है। जैसे मिसबाहुल हक को हम देखते हैं कि इंजमामुल हक मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद यूनुस पर आ गए, तो अपना मिसबाहुल हक को बहुत देर से चांस मिला। फिर हमें पता चला वो कितने अच्छे बैट्समैन और एज कप्तान भी बहुत अच्छे रहे। कप्तानी की बात जो है वो हम विराट कोहली की भी कर लेते हैं। विराट कोहली भी कप्तान रहे, लेकिन जो उनकी कप्तानी है वो भी तकरीबन ऐसी रही कि बहुत ज़्यादा वो उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होना शुरू हो गई। नहीं रही। धोनी सिर्फ हाँ जी, कपिल देव जब कप्तान थे उनकी परफॉर्मेंस देखें, वो दौर याद आता है 1983 में जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आखिरी विकेट पे खड़े होकर जीता था मैच वर्ल्ड कप का। फिर उसके बाद धोनी के आप देखें परफॉर्मेंस, कैसे कैसे मैचेस उसने जितवाए हैं और किस तरह का कप्तान था वो। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो है ना, वो होना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। टीम को इकट्ठा रखना, टीम को खिलाना, मैदान में लड़ाना। नहीं तो ये क्वालिटी बाबर आजम में है या नहीं आपकी राय में? लड़ाना है, कौन सा बॉलर किस वक्त आएगा, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा ना एक प्री प्लान जो चीजें होती है ना, ज्यादातर उसी पे चल रहे होते हैं। अगर सिचुएशन कुछ चेंज हो गई है, एक जोड़ी रुक गई है, से रोहित शर्मा। ठीक, लामी की माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।